बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 18 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नीति का आवाज़ तालियावान, मुसन्निफ है मेराहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333953373 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ़ से। ये किताब 312 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 18 सफ़ा नंबर 139 से। क्या आपने अपनी पसंद का नतीजा सोच लिया है मिस फोना? नतीजे का क्या मतलब? क्या दूसरे लोग आपकी पसंद का मजाक नहीं उड़ाएंगे? क्यों? मैं तो एक बेहकीकत इंसान हूँ। इंसान? अगर इंसान है तो फिर बेहकीकत नहीं है। मुमकिन है आपके माशरे में इंसानों की कोई वक़्त ना हो। हम तो इंसानों को उसकी सफ़ात से पहचानते हैं। फोना को भी चोट करने का मौका मिल गया था। बहरहाल मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसी हसीन लड़की ने मुझे पसंद किया। खुद अपने आप को कभी गौर किया है सरफराज? नहीं तो मुझसे सुनो। कौन है इस पूरे ग्रोह में जो तुम्हारी टक्कर पर हो? मैं दावे से कह सकती हूँ कि ग्रोह में शामिल हर लड़की दिल में तुम्हारे लिए कसक रखती है। ये मेरे लिए इंकशाफ है। गलत हो तो गोली मार देना, फोना ने मेरे करीब आते हुए कहा। तो अब मैं तो अब शर्मिंदा होने लगा हूँ। एक बात तो बताओ सरफराज, फोना ने दोनों हाथों से मेरे शाने पर रखते हुए कहा। मुझे कबूल कर लोगे मिस फोना? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। फोना ने अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी और उसके होंठ मेरे होंठों के करीब होने लगे। तभी डॉक्टर हेडले की आवाज सुनाई दी। अरे भाई, कहाँ चले गए तुम लोग? और हम दोनों जल्दी से अलहदा हो गए। मैंने सुकून की सांस ली थी। इन हदूद से बचना चाहता था। वो मुमकिन नहीं था, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सके। बहुत देर हो गई है भाई, कोई बात नहीं बनी। ये प्लीज डैडी खामोश हो जाइए, फोना ने कहा और परिंदू के एक डार की तरफ शुस बांधने लगी। और फिर उसने मेरे सहारे से फायर किया। नाकामी का क्या सवाल था भाई? तुमने थोड़ी ही देर में उसे एक्सपर्ट कर दिया है। डैडी, अभी तो मिस्टर सरफराज से हमारा काफी साथ रहेगा। मैं इनसे निशानाबाजी सीखूंगी। क्या जरूरी है कि सरफराज तैयार हो जाए तुम्हें निशानाबाजी सिखाने के लिए? इन्हें मैं तैयार कर लूंगी, फोना ने शरारत से मेरी तरफ देखते हुए कहा। और मैं दिल ही दिल में एक ठंडी सांस भरी। हाँ, अब तो दो दो टके की लड़कियां मुझ पर इश्क पर आमादा कर सकती हैं। खैर, ये भी सही। हमने झील के किनारे कई घंटे गुजारे। फिर तय ये हुआ कि गोश्त यही छुपा दिया जाए और वापस चलकर इन लोगों का इंतजार किया जाए। पत्तू का एक बड़ा सा बर्तन बनाकर साफ किए हुए परिंदे उसमें रखकर बांध दिए गए और फिर हम वापस पहुंच गए। टोबो का ख्याल दुरुस्त था। शिकारों की टोलियां मुंह लटकाए वापस पहुंच रही थी। अलबत्ता नवाब साहब वापस आए तो एक छोटा सा हिरन उनके साथ था और इस शिकार पर वो शर्मिंदा थे। लेकिन जब दूसरों को उन्होंने हाली हाथ देखा तो कहके लगाने लगे, लो भाई कौसर, हम तो बिला वजह ही शर्मिंदा थे। यहाँ तो सबकी बुरी हालत है। मगर ये किस्सा क्या है अब्बू? कौसर हैरत से बोली। हमारा ख्याल गलत है। इस इलाके में शिकार ही नहीं है। यही बात है, दूसरों ने इत्तेफाक किया। फिर अब क्या हो भी? अब शिकार मिला तो नहीं, अपनी औकात पर ही आ जाया जाए। ये नहीं, इन लोगों से कहो खाना तैयार करें। और इस हिरन के बच्चे का क्या होगा? इसे रख लेते हैं, देख देख कर खुश होंगे, कर्नल डिक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे तो बेहतर था परिंदों का शिकार कर लिया जाता, प्रोफेसर हैगले ने कहा। जी हाँ, परिंदे आसमान से टपक रहे हैं जैसे, डॉक्टर मेकार्ड जलकर बोले। बे, ये शिकारियों की बातें हैं डॉक्टर, तुम इसमें क्यों दखल दे रहे हो? हैगले मुस्कुराते हुए बोला। तो तुम शिकारी हो? यकीनन हूं। तुम्हें शुबा है? तो ए प्यारे शिकारी, इतने लोगों के लिए परिंदों को आसमान से उतार ला, कर्नल डिक्सन ने कहा। ठहरो, पहले इस ग्रोह के सरदार से पूछ लो। अच्छा बे, मजाक खत्म, अब खाने की हो जाए, कर्नल डिक्सन बोला। गोया तुम्हें परिंदों के गोश्त से रगबत नहीं है। न जाने इस शरीफ आदमी को क्या हो गया है, कर्नल परेशानी से बोला। अरे तुम कह के तो देखो। डॉक्टर मिकार्ड, आप इसे शिकार की इजाजत दें, लेकिन ऐसा ना हो कि जब ये वापस आए तो हम में से कोई कुछ खाने के काबिल ही ना रहे, कर्नल डिक्सन ने कहा। फोना बेटे आओ, और हाँ तुम लोग भी, प्रोफेसर ने स्याह फामों से कहा। और सब हैरत से इन्हें देखने लगे। बहरहाल स्याह फामों का गिरोह उनके साथ चल पड़ा। मैं लापरवाह सा एक समझ खड़ा था। ये क्या बक रहा है, कर्नल ने कहा। पता नहीं क्या हो गया है बेचारे को, सुबह तक तो ठीक था। इन लोगों को भी ले गया है। आज दोपहर का खाना शाम को मिल सकेगा। और फिर सब हैगले की वापसी का इंतजार करने लगे। और फिर दूर से हैगले को आते देखकर सब उछल पड़े। स्याह फाम गोश्त का जहीरा उठाकर ला रहे थे। अरे, सबके मुंह से निकल गया, ये क्या? पता नहीं। और प्रोफेसर हैगले फहर से सीना फुलाए इनके दरमियान पहुंच गया।
फिर सब लोग परिंदों को देखने के लिए टूट पड़े। बिलाशुबा ये कोई जादुई कारनामा ही मालूम होता था। सब हैरान रह गए। ये कहां से लाए हैं प्रोफेसर? शिकार किए हैं? कहां से? कब? इन टीलों की दूसरी जानब झील है। और प्रोफेसर ने मेरी जानब देखा, फिर फोना की तरफ, और मेरे साथ एक माहिर शिकारी भी मौजूद है। ओह, कौन प्रोफेसर? मेकार्ड ने ताज्जुब और दिलचस्पी से पूछा। नवाब फिरोजुद्दीन ने फौरन मेरी जानब देखा था, लेकिन मैंने जानबूझकर दूसरी तरफ रुख कर लिया। मेरी बेटी फोना, हैगले ने जवाब दिया, और फोना का चेहरा खुशी से खिल उठा। सब लोगों ने यकीन कर लिया, और फोना हां सरबुलंद हो गई, और दूसरी लड़कियां इस पर रश कर रही थी। और मैंने देखा कौसर का चेहरा सुत गया था। बहरहाल दुख तो हुआ था उसे, लेकिन मैं खुद भी यही चाहता था। मेरा अंदाजा था कि नवाब फिरोजुद्दीन और कौसर को ये शुबा जरूर हुआ होगा कि परिंदों के शिकार में भी मेरा हाथ है। बहरहाल स्याफाम गोश्त की तैयारी में मसरूफ हो गए और बाकी लोग अपने अपने ट्रेलर्स में चले गए। मैं भी यूं ही टहलने के अंदाज में एक तरफ बढ़ गया, और अचानक ही मेरी निगाह एक ट्रेलर के अकब में उठ गई। वहां कौसर मौजूद थी। शायद वो किसी से बातें कर रही थी। मैंने खुद भी एक आड़ में खड़े होकर इसे देखा। वहां बूढ़ा कैस्त्रो था। कौसर कह रही थी, अंकल, इस बार फोना ने कमाल कर दिया। ये सारे परिंदे उसने शिकार किए हैं, वो भी शॉर्ट गन से। हाँ, सबसे बड़ी बात तो इनकी तलाश थी, लेकिन इतने परिंदों का शिकार भी तो कोई मामूली बात नहीं है। बेशक। तो आप यहीं मौजूद थे अंकल? हाँ। क्या आपने यहां से किसी और को जाते देखा था? ना सिर्फ देखा था, बल्कि मैंने शॉटगन की फायरों की आवाजें भी सुनता रहा। दोनों बाप बेटी तन्हा थे। हाँ, शायद उनके साथ वो भी था। वो जो तुम्हारे साथ है, मेरा मतलब है उस नौजवान से है जो शतरंज बहुत अच्छी खेलता है। तुम्हारा साथी ही तो है। सरफराज, कौसर आहिस्ता से बोली। हाँ, यही नाम है उसका। अच्छा अंकल। कौसर आगे बढ़ गई और मैंने गहरी सांस ली। गोया कौसर के शुबे की तस्दीक हो गई। अब उसे ये सोचने में कोई हेच नहीं रहेगा कि परिंदों का शिकार मैंने किया है, और वो ये सोच भी सकती थी कि मेरे किए हुए शिकार को अपने नाम से मंसूब करने की हिम्मत फोना को बिला वजह नहीं हुई होगी। हाँ कौसर साहिबा, मैं यही चाहता था कि आप अपने जहन में तामीर किया हुआ वो मुजस्मा तोड़ दें जो आपको दुखी के अलावा कुछ न देगा। हर इंसान होता कुछ और है, नजर कुछ आता है। मुझे तस्लीम है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मुझे मेरी मंजिल की तरफ बढ़ने दे। अब अपने रास्ते तलाश करें। मैं भी ट्रेलर के अकब से निकलकर आगे बढ़ गया, जहां से आफाम गोश्त भून रहे थे। अभी उनके पास न पहुंचा था कि पीछे से श की आवाज सुनाई दी। पलटा, देखा फोना थी। आंखों में शरारत लिए, होंठों पर मुस्कुराहट लिए वो मुझे इशारा कर रही थी। मैं इत्मीनान से इसके ट्रेलर की तरफ बढ़ गया। अंदर आ जाओ, उसने कहा, और मैं झिझका। अरे कोई नहीं है, आ जाओ, उसने कहा, और मैं अंदर पहुंच गया। फोना मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। खूब तमाशा कराया है तुमने। क्यों? सब हैरान रह गए हैं। ओह हाँ, क्या ये दिलचस्प बात नहीं है? मगर वाकई तुम्हारा निशाना गजब का है। शुक्रिया, लेकिन इसे बार बार जुबान से ना निकालो। ओहो, किसी को पता चल जाएगा तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। नहीं फोना, मैं नहीं चाहता। आखिर क्यों? बस मैं दराज कर चुका हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को। इस वक्त डैडी आ गए थे, हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई थी। इस वक्त मौका नहीं है फोना, फिर किसी वक्त सही, मैंने आजिज़ी से कहा। अच्छा एक बात बताते जाओ। फोना ने मेरी कमीज पकड़ ली। क्या तुम भी मुझे चाहते हो कि नहीं? और मुझे बड़े जोर से हंसी आने लगी। भला मेरे सर में ऐसा कौन सा दर्द उठा था जो अचानक मैं इन हतून को चाहने लगा? ताहम ड्रामा करना जरूरी था। दिल तो चाहा कि कह दूं कि हाय अल्लाह आप बड़ी बेशर्म है, कहकर दांतों में उंगली दबाकर भाग जाऊं, लेकिन बहरहाल कौसर से जान छुड़ाने के लिए मोहतरमा से चाहत का इकरार भी जरूरी था। मिस फोना, मैंने संजीदगी से कहा, आप जानती हैं मेरा ताल्लुक मशरक से है। हाँ, मगर लड़की तो नहीं होना। हमारे यहाँ नौजवानों के भी कुछ असूल हैं। क्या कहना चाहते हो सरफराज? सिर्फ ये कि बहुत सी मंजिलें हमें इतनी तेजी से नहीं तय करनी चाहिए। तूफानी इश्क एक सैलाब की तरह होता है। सैलाब उतर जाता है तो सब कुछ हंसो हशाक के अलावा कुछ नहीं रहता। अजीब मंतक है, फोना बड़बड़ाई। किसी मुनासिब वक्त मिलकर इस मौजू पर बात करेंगे, और इसी मुनासिब वक्त का इंतखाब तुम खुद करोगे। ठीक है, मैंने कहा, और ट्रेलर से उतर गया। और बदकिस्मती से उस वक्त कौसर सामने से गुजर रही थी और मैं इधर उधर भटक रही थी। मुझे देखकर वो ठटक गई और फिर एकदम आगे बढ़ गई। मिस्टर सरफराज, अकब से अहमद साहब की आवाज सुनाई दी। ओ फरमाइए अहमद साहब, तुम्हें नवाब साहब तलाश करते फिर रहे हैं। कहाँ गए? देखो शायद अपने ट्रेलर में है, अहमद ने कहा, और नवाब साहब के ट्रेलर में मैं चला गया। नवाब साहब एक कुर्सी पर बैठे थे। मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं नवाब साहब, ऐसे ही मटर गश्त। मैं तो बहुत देर से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। ओ माफ कीजिए, कौसर मिली? जी नहीं, वो भी तुम्हें देखने गई थी।
तलाश करके लाऊं? नहीं, आ जाएगी, तुम बैठो। जी, मैं बैठ गया। गोया हमसे भी छुपाया जाएगा। नवाब साहब मुस्कुराते बोले, जी। उबुल साहबजादे, वैसे हम भी अपनी गलती का इतराफ कर लेंगे। नवाब साहब उसी अंदाज से बोले। मैं नहीं समझा नवाब साहब। भाई हेगले की बेटी इतना उम्दा निशाना नहीं लगा सकती, और फिर खुफिया किस्म की तहकीकात ने साबित कर दिया है कि तुम भी इन दोनों बाप बेटी के साथ थे। ओ, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। क्या मतलब? परिंदे मैंने ही शिकार किए थे। मैं जानता था कि आप लोग को शिकार नहीं मिलेगा, मैंने जवाब दिया। अरे क्यों? क्या तुम्हें मालूम था इन जंगलों में शिकार नहीं है? इन जंगलों में शिकार तो बहुत है नवाब साहब, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैं सही अर्ज कर रहा हूँ। मैं ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा नवाब साहब, लेकिन ये बात तय है कि कुर्बो जवार में शिकार बिखरा पड़ा है। तब मैं तुम्हें जंगल का जादूगर कहूंगा। क्यों? तुम्हारी हदायत पर ही सब रोपोश हो गए थे। ये बात नहीं है। फिर आप इन्हें तलाश करने में नाकाम रहे। अच्छा भी मान लेते हैं, लेकिन अगर ये बात साबित हो जाए तो मैं उन सब से ये बता दूंगा कि वो सब गधे के गधे हैं। साबित हो जाएगी नवाब साहब। किस तरह? मैं तन्हा जाऊंगा और शिकार ले आऊंगा। खुदा की कसम, बड़े इत्मीनान से बात करते हो, मगर ये प्रोफेसर हेकले का क्या किस्सा है? इससे ज्यादा नहीं जिस कदर बता चुका हूं, और वो अहमक खुद सीना फैलाए फुलाए फिर रहा है मेरी दरख्वास्त पर। ओ, तो तुमने कहा था इनसे? मैंने कहा था मेरा नाम मंजर आम पर ना है। पूछा होगा क्यों? हाँ, लेकिन मैंने कहा बस ये मेरी ख्वाहिश है। ठीक है भाई। अरे हाँ, ये तो बताओ, कौसर से फिर कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? नहीं तो क्यों? बस खामोश ही रहती है। ऐसे ही होंगी, मैं इनकी दिल शिकनी नहीं कर सकता। हाँ, बस मुंतशिरुल मिजाज लड़की है, जरा ख्याल रखा करो। तो फिर क्या है? क्या मैं चैलेंज कर दूं? आप साहब मुस्कुराते हुए बोले। किस सिलसिले में? तुमने शिकार के बारे में जो कहा है। लेकिन अब यहां से चलना है, क्या फर्क पड़ता है? आज यही क्याम सही, नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे आपकी मर्जी। लेकिन साहबजादे बता दो कि शिकार कहां से करोगे, और अगर शिकार जंगलों में मौजूद है तो हमें क्यों नहीं नजर आया? शिकार कर लूं फिर बताऊंगा, मैंने कहा। चलो ठीक है, नवाब साहब ने कहा, और फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे। दोपहर के खाने में बुने हुए परिंदों ने लुत्फ पैदा कर दिया। मिकदार इतनी थी कि सबको काफी होगी, वरना लजीज चीजें अमूमन कब बढ़ जाती हैं। सभी मौजूद थे खाने पर, और हर शख्स ने बार बार फोना की तारीफ की और आज की इस लजीज दावत पर उसका शुक्रिया अदा किया। नवाब साहब और कौसर बिल्कुल खामोश थे, क्योंकि इन दोनों को ही शिकार की असलियत मौजूद थी, मालूम थी। फिर नवाब साहब ने खाना खत्म होने के बाद तकरीर करने के अंदाज में कहा, मैं डॉक्टर मिकार्ड से दरख्वास्त करता हूँ कि आज का पूरा दिन इसी जगह गुजारा जाए। ये इलाका बहुत खूबसूरत है। हम कल सफर शुरू करेंगे। यूं भी अब काफी शाम हो चुकी है, मुमकिन है हमें यहाँ से उम्दा जगह ना मिल सके। ठीक है, मगर सबकी यही मर्जी है तो कोई हर्ज नहीं। और इस प्रोग्राम पर किसी ने एतराज नहीं किया। चनाचा यहाँ ठहरने का प्रोग्राम तय पा गया। और साथियों, ये तो रहा यहाँ क्याम का प्रोग्राम, लेकिन अब मसला यही है कि खाने का क्या बंदोबस्त होगा। मेरा ख्याल है हम प्रोफेसर की साहबजादी से दरख्वास्त करेंगे कि वो फिर परिंदों का शिकार करे। और अब ये मुमकिन नहीं है अंकल, दरअसल मैं फोना घबरा कर मुली। तो फिर? नवाब साहब ने इसे माफ कर दिया। फिर रात के खाने की क्या रहेगी? गोश्त तो खत्म हो गया। हाँ, लेकिन साहबो, मेरे कब्जे में एक जिन है। क्या मैं इस जिन से दरख्वास्त करूं कि वो हमारे लिए हिरन शिकार करके लाए? क्या मतलब नवाब फिरोजुद्दीन? शिकार का गोश्त? इस इलाके में शिकार नामुमकिन है, अहमद साहब बोले। वजह या सईदी, क्या तुम लोग झक मारने गए थे? हम में और जिन में फर्क तो है, नवाब साहब ने कहा। हाँ भाई, नवाब फिरोजुद्दीन मशरक का बाशिंदा है, और मशरक की कहानियों में इसरार बहुत ज्यादा पाया जाता है। कहा जा सकता है कि सचमुच इनके पास कोई जिन हो। डिक्सन ने कहा। तो फिर निकालो उस जिन को बोतल से, हमारा भी तारुफ हो जाए। वो जिन बोतल में नहीं है, फिर कहाँ है? आप सबसे इसका तारुफ है। आप सब जानते हैं कि वो शतरंज में सबको हरा देता है, और बहुत सारी खसूसियात में वो यकता है। ओह, सबकी निगाहें मेरी तरफ घूम गई। मिस्टर सरफराज, क्या वाकई शिकार की बात संजीदगी से कही गई है? दरअसल सरफराज के नाम से हर बात पर यकीन किया जा सकता है। इस नौजवान ने ही ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, कर्नल ने कहा। तो मैं इस जिन को हदायत कर दूं? जरूर। तो ए जिन, जा 10-12 हिरन शिकार करके ले आ, नवाब साहब ने कहा, और वो सब हंस पड़े। मुझे एक जीप दे दी जाए। ठीक है, किसी भी ट्रेलर से अलग कर दो। टोबो, तुम मेरे साथ आओ। मैंने तजर्बे काम से आफाम को साथ लिया और हम चल पड़े। टोबो गहरी निगाहों से कुर्बो जवार का जायजा ले रहा था, और फिर उसने मेरा शाना दबा दिया। मास्टर, वॉइस से बोला,
शिकार। और ये दर हकीकत टोबो की तेज निगाहें थी, जिन्होंने झाड़ियों के अंदर छुपे हुए हिरणों के जोड़े को देख लिया था, जो झाड़ियों में उन्हीं के रंग सा मालूम हो रहा था। गुड टोबो, मैंने उससे बचना नहीं चाहिए। एक एक मास्टर, टोबो ने राइफल संभालते हुए कहा, और मैंने गर्दन हिला दी। मेरी और टोबो की राइफल से 2 फायर हुए और दोनों ही हिरन ढेर हो गए। हम दोनों छुरियां लेकर दौड़े, हिरन ज़बा किए और जीप में डाल दिए। मेरे चेहरे पर मुसरत की सुर्खी दौड़ रही थी। अब तो पूरी पूरी उम्मीद बन गई थी। मास्टर, टोबो ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारा निशाना वाकई शानदार है, बड़े एतमाद से गोली चलाते हो। ओ वो देखो मास्टर, मैंने कहा था ना, शिकार बहुत है लेकिन चालाक है, टोबो ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। एक हिरन झाड़ी से निकलकर भागा और फिर दूसरी झाड़ी में रोपरोश हो गया। टोबो ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे कहा कि वो चलता रहे और फिर शुस लेकर फायर कर दिया। हिरन उछलकर झाड़ियों से बाहर आ गिरा और टोबो ने मेरे हाथ चूम लिए। मास्टर, मास्टर, वो पुरजोश लहजे में बोला। मास्टर, तुम मेरी तवक्को से ज्यादा अजीम हो, चलो इसे ज़बह कर लें टोबो, मैंने कहा, और हमने तीसरा हिरन भी जीप में डाल लिया। पूरी टीम में तेरे जैसा कोई नहीं है मास्टर, मगर मुझे हैरत है, टोबो ने कहा। हैरत किस बात पर टोबो? यही कि तुम इस टीम के चीफ क्यों नहीं हो। ओ, वैसे भी इसमें क्या बुरा है टोबो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और टोबो ने गहरी सांस ली। हाँ मास्टर, बासलाहियत लोग ऐसे ही रहते हैं। अरे क्या मतलब? कुछ नहीं मास्टर, वो अफसरदगी से बोला, और मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। न जाने ये शख्स क्या कहना चाहता था। इससे कबल कि मैं इसे कुछ कहूं, वो बोल पड़ा। वो, उसने एक जानब इशारा किया और मुझे भी हिरन नजर आ गए। झाड़ी में मुंह छुपाए खड़ा था। टोबो ने जीप रोक दी और अपनी राइफल उठाई। क्या हाल है टोबो, इन्हें झाड़ियों से निकाला जाए, मैंने पूछा। मैं भी सोच रहा हूँ मास्टर, झाड़ियों में निशाना हता हो सकता है, लेकिन फिर एक रह जाएगा और दूसरा फरार हो जाएगा, टोबो ने कहा। तुम हवाई फायर करो। ओके मास्टर। टोबो ने फायर किया और दोनों हिरनों ने जकंद भरी। मैंने बड़े एतमाद से उनका निशाना लिया और फायर कर दिया। उसके साथ ही मुझे दूसरा फायर भी करना पड़ा। बात ज्यादा बनने वाली नहीं थी, लेकिन किस्मत यावर थी कि दोनों गोलियां सही निशानों पर पड़ी और दोनों हिरन उछल उछल कर नीचे गिर पड़े। टोबो बिल्कुल खामोश हो गया था। चलो टोबो, इन्हें ज़िबा कर ले। और टोबो खामोशी से नीचे उतर आया। न जाने क्यों से अवाम खामोश हो गया था। हम दोनों हिरन ले आए और फिर चल पड़े। मैंने कई बार टोबो की शक्ल देखी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। टोबो, बिलाहिर तंग आकर मैंने उसे आवाज दी। मास्टर, क्या बात है, खामोश क्यों हो गए हो? कुछ सोचने लगा हूँ। क्या? टोबो ने कहा। मास्टर, तुमने जिंदगी में कभी सफेद हाथी का शिकार किया है? सफेद हाथी? हाँ मास्टर, जिसके बदन पर एक भी स्याह धब्बा ना हो। यार, मैंने देखा तक नहीं है टोबो। ओह अच्छा, बताओ, अगर वह तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम इसे शिकार करने की हिम्मत रखते हो? इसके शिकार में कोई खास बात है? नहीं, सिवाय इसके कि वो हाथी होने के बावजूद लोमड़ी की तरह चालाक होता है। और अगर कभी सामने आ भी जाए तो देखेंगे टोबो, तुम इससे खौफजदा तो नहीं होगे? खौफ इस नाम की कोई शय मेरे कभी करीब से नहीं गुजरी टोबो। ऐसा ही होगा मास्टर, यकीनन ऐसा ही होगा। मगर ये सफेद हाथी का तस्करा क्यों निकल आया? टोबो ने कई मिनट तक मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो अचानक बोला, अफ्रीकी फनूने हरब से कोई भी वाकफियत है आपको? मास्टर, नहीं टोबो, मैं पहली बार अफ्रीका आया हूँ। मास्टर, में एक दरखास्त है, हाँ कहो, अगर आप पसंद करें तो। मैं आपको नेजाबाजी, कुल्हाड़ी चलाना सिखा दूंगा। यहाँ जंगली कबाइल हैं, इसकी बहुत जरूरत है, और इन हथियारों के माहिर बड़ी कदर की निगाह से यहाँ देखे जाते हैं। मेरे अंदर दिलचस्पी की एक लहर पैदा होगी। मैं खुद इन मामलात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता था। तुम मुझे ये सब सिखा दोगे टोबो? मैं जिस कदर जानता हूँ। गो मुझे कौन सी जंगली कबाइल में जिंदगी बसर करना थी, लेकिन बहरहाल मुझे इन फनून से दिलचस्पी जरूर थी। मैं तुमसे ये जरूर सीखूंगा टोबो, मैंने कहा। मैं खुशी से सिखाऊंगा मास्टर, टोबो ने कहा, और फिर चीख पड़ा, शिकार। हमने फिर शिकार किया और हिरन जीप में रख लिया। क्या हाल है टोबो, ये काफी होंगे? काफी से ज्यादा मास्टर, इतना कौन खाएगा, टोबो ने कहा। बस तो वापस चलो, मैंने कहा। टोबो ने जीप मोड़ दी। मैं किसी सोच में डूबा हुआ था। मुझे फिर टोबो की अनोखी बात का ख्याल याद आया। टोबो, मैंने उसे वहां तक किया। मास्टर, टोबो ने मुस्तद्दी से जवाब दिया, तुमने कभी सफेद हाथी का शिकार किया है? आज से 8 साल कबल की बात है मास्टर। कोशिश की और नाकाम रहा। तब अपनी महबूबा से भी हाथ धोना पड़ा और बरादरी से भी। अरे, मैंने दिलचस्पी से कहा, क्यों? मेरा ताल्लुक डाबू से है मास्टर। हमारे कबीले की रस्म यही है। बड़े बड़े सुरमा सफेद हाथी के शिकार का तस्वुर भी नहीं करते, बड़ी से बड़ी चीज छोड़ देते हैं। कबीले की सरदारी उस शख्स को मिलती है जो सफेद हाथी का शिकार कर चुका होता है। ओह बहुत उम्दा, मैंने दिलचस्पी से कहा।
इस किस्म की कहानियां मैंने पहले भी सुनी थी और मुझे इनसे बहुत दिलचस्पी थी। आज इन कहानियों का एक किरदार मेरे नजदीक मौजूद था। तो तुमने सरदारी के लिए कोशिश की थी टोबो? नहीं चीफ, मैं तो सिर्फ नूरासा का ख्वाहिशमंद था। नूरासा कौन? मेरी महबूबा। ओह, तो तुम इसे हासिल नहीं कर सके? नहीं मास्टर, टोबो ने जवाब दिया, लेकिन उसके लहजे से मायूसी बहुत झलक रही थी। फिर नूरासा, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मुझसे नफरत करने लगी थी। अरे क्यों? यही रस्म है, नफरत करने की भी रस्म है। हाँ बस, उसने मुझसे मोहब्बत की, उसका ऐलान किया। तब उसके बाप ने मुझसे फरमाइश की कि सफेद हाथी का शिकार करो, वरना उसकी बेटी से मोहब्बत करने से दस्तबरदार हो जाओ। और यूं समझो बात, सफेद हाथी का शिकार सरदारी के लिए किया जाता है, और जब इंसान सरदार बन जाए तो उसके लिए कोई भी चीज हासिल करना नामुमकिन नहीं रहती। लेकिन तुम्हारे जाले टोबो ने ऐलान किया कि वो सफेद हाथी का शिकार करेगा और मुस्तकबिल में सरदारी भी नहीं कबूल करेगा। मुस्तकबिल में सरदारी? हाँ मास्टर, ये भी हमारे कबीले की रस्म है। सफेद हाथी का शिकार आमतौर पर लोग नहीं करते। कबीले के लोग अपने बच्चों को तैयार करते हैं, बचपन से उन्हें नडर और माहिर शिकारी बनाने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो जवान होते हैं तो ऐलान कर दिया जाता है कि वो सफेद हाथी के शिकारी हैं। एक छोटा सा जश्न मनाने के बाद उन्हें सफेद हाथी की तलाश में भेज दिया जाता है, और फिर उनमें से बहुत से कम वापस आते हैं। कामयाब एक आदि होता है, और जो कामयाब होता है उसकी बहुत बड़ी हैसियत होती है बस्ती में। यूं समझो वो सरदारी के लिए नामजद होता है, बशर्ते कि इसका कोई मुकाबला ना हो। मुकाबिल? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, कभी कभी कई नौजवान सरदारी के लिए होते हैं। वो ऐसी शक्ल में क्या होता है? मुकाबला? क्या मतलब? तो फिर इन उम्मीदवारों में मुकाबला होता है, और उनमें से जो भी बच जाए। ओह, मैंने गहरी सांस ली। फिर क्या हुआ टोबो? कुछ नहीं मास्टर, मैं सफेद हाथी का शिकार नहीं कर सका और मुझे बस्ती छोड़ना पड़ी। बस्ती क्यों छोड़ना पड़ी? निकाल दिया गया बस्ती से। यूं भी मुझे वापस जाना ही नहीं था, ये भी रवायत थी। हाँ, टोबो ने जवाब दिया। वो बातें भी कर रहा था और जीप भी ड्राइव कर रहा था। जल्द ही हम कैंप पहुंच गए। दूर से हमारी जीप देख ली गई थी। बाकी बातें फिर होंगी टोबो। और हाँ, मैं तुमसे तुम्हारे फनून जरूर सीखूंगा। टोबो हाजिर है, टोबो ने जवाब दिया। टोबो की दिलचस्प कहानी मेरे जहन में चकरा रही थी, लेकिन मुझे इस्तकबाल करने वालों की तरफ मतवज्जा होना पड़ा। सबके चेहरों पे तजस्सुस था। हमें गए हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई थी। वो लोग सोच रहे थे कि शिकार नहीं इन्हें मिला होगा, और फिर सभी जीप की तरफ दौड़ते हुए आए। नवाब फिरोजुद्दीन भी बच्चे बन गए। उन्होंने जीप में हिरन देखे और याहू का नारा लगाया, और टोबो मुस्कुराते हुए नीचे उतर आया। कमाल है, सबके मुंह हैरत ज़दा रह गए। मैं न कहता था वो मशरिकत जिन है। ये देखकर तो इस बात पर यकीन आने लगता है, कर्नल डिक्सन ने कहा। यकीन तो करना ही पड़ेगा, नवाब साहब ने कहा। बहरहाल सब लोग देर तक हैरानी का इजहार करते रहे। दर हकीकत नाकाबिले यकीन कारनामा था। उसके बाद खाने की तैयारियां होने लगी। हाँ, वहां मैं लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया था। सभी मुझसे उल्टे सीधे सवालात कर रहे थे। लड़कियों की निगाहों में भी मैं सचमुच जिन बन गया था। लेकिन एक हस्ती ऐसी थी जो इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी, और वो कौसर थी। वो सबसे अलग थलग और मुझसे दूर दूर थी, और उसे खींचा खींचा देखकर मैं काफी हद तक मुतमईन था। कर्नल डिक्सन ने रात खाने के बाद मुझे घेर लिया, और दूसरे लोग भी थे। बे फिरोजुद्दीन, अब ज्यादा परेशान मत करो। बताओ ये शख्स कौन है? तुम अंदाजा नहीं लगा पाए डिक्सन? क्या कि इसके कारनामे इंसानी होते हैं? हरगिज नहीं, कर्नल डिक्सन ने कहा। हालांकि ये लोग खुद को छुपाते हैं, अपनी शख्सियत जाहिर नहीं होने देते। खुद मुझे भी बहुत अरसे बाद इल्म हुआ था कि मैं जिसे इंसान समझता हूँ वो जिन है। अगर ये नौजवान कह दे कि ये जिन है तो मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा। कमाल है। तब ऐसा भी नहीं कि वो अपने बारे में एक एक को बताता फिरे, नवाब साहब ने कहा। ये हकीकत है कि मैंने ऐसा बासलाहियत नौजवान नहीं देखा। ये शतरंज में अपना सानी नहीं रखता, जरा सी देर में सारी बाजी पलट कर रख देता है। और अब शिकार? तुमने इतने वसूख से कहा था कि वो जाएगा और शिकार ले आएगा। तुम लोग इसकी हकीकत से वाकिफ नहीं थे। खैर, मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन नहीं करूंगा। हाँ, तो मैं इस बारे में कुछ शक नहीं है कि ये नौजवान हैरत अंगेज है। ना मानो, मेरा क्या जाता है, नवाब साहब बोले। बहरहाल इसके बाद काफी देर तक दिलचस्प गुफ्तगू होती रही। फिर मैं इन लोगों को बातों में लगाकर छोड़कर वहां से उठ आया, क्योंकि मुझे भी कौसर की खबर लेनी थी। और इत्तेफाक था कि वहां से हटते ही वो नजर आ गई। एक तरफ खामोश खड़ी थी। उसे इस अंदाज में और इस तरह खड़े देखकर दिल को हल्का सा दुख हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। अगर किसी को जरा सी तकलीफ देकर
उसे राह रास्त पर लाया जाए तो क्या हर्ज है। मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं इसके बुरे के लिए नहीं, इसके अच्छे के लिए सब कुछ कर रहा था। चुनाचा मैं उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। कौसर ने भी मुझे देख लिया था, लेकिन वो भी मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई और मैं आगे बढ़ गया। ट्रेलर की तरफ मुड़ ही रहा था कि सामने से फोना नजर आ गई। वो मेरी तरफ दौड़ी थी। मैंने पलट कर देखा, यहाँ से कौसर साफ नजर आ रही थी और मेरे ख्याल में उसने मुझे नजरअंदाज नहीं किया होगा। चुनाचा मैंने बड़ी ही चाहत से बारबरा को रिसीव किया। ओह हेलो फोना, कहाँ से आ रही हो? तो तुम इन लोगों के पास से हट ही नहीं रहे थे, क्यों? मैंने कुन अखियों से कौसर की तरफ देखा। कौसर वहां से हट गई थी। मेरी निगाहें इसका ताकुब कर रही थी और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि कौसर ने एक लंबा चक्कर लेकर हमारे करीब आने की कोशिश की थी। वो हमारी बातें करीब से सुनना चाहती थी। और फिर मैंने एक ट्रेलर के अकब में साफ देख लिया। क्या देख रहे हो डार्लिंग? फोना ने पूछा। कुछ नहीं। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बस ऐसे ही मैं सोच रहा था कि वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे। वैसे ही मैं सोच रही थी वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे तो फिर हम बातें करेंगे। ओह तो बातें करो ना, आओ कहीं बैठेंगे। नहीं, यहाँ कौन है? तो फिर इस पत्थर पर आ जाओ, फोना ने कहा और हम पत्थर पर जा बैठे। ये पत्थर ट्रेलर से और ज्यादा करीब था। अब कौसर हमारे अकब में थी। अब वो आसानी से हमारी बातें सुन सकती थी। आज तुम क्या हो डार्लिंग? फोना ने कहा। क्यों? आज तो तुमने सबको हैरान कर दिया। हालांकि कोई हास कारनामा सरंजाम नहीं दिया मैंने। कमाल है, तुमने हास कारनामा नहीं किया। तुम लोगों ने बिला वजह अहमियत दे दी है मुझे, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं। ओ नहीं मेरी जान, तुम नहीं समझते लोग किस तरह तुम्हारी तारीफें कर रहे थे। अफसोस मैंने रोक नहीं सकता मेरी तारीफें करने से। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मना करने की बात कर रहे हो? मेरा सीना तो फखर से फूल जाता है। फोना ने कहा। अच्छा, मुझे अफसोस है। मैंने तुमसे पहले प्यार क्यों ना किया? अब करने लगी हो। दिलो जान से चाहने लगी हूं तुम्हें। वाकई? मैंने धड़कते दिल से कहा। आजमा कर देख लो, फोना ने कहा। मुझे यकीन है फोना, मैंने आहिस्ता से कहा। वादा करो मेरी जान, यहाँ से वापसी पर मुझे छोड़ोगे तो नहीं? वापसी पर नहीं छोड़ूंगा, मैंने ये अल्फाज चबाते हुए कहा। शुक्रिया, फोना ने मोहब्बत से मेरी गर्दन में बाहें डाल दी और फिर इस बेबाक लड़की ने अपने होंठ मेरे होंठों से जोड़ दिए। गो मैंने इस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब जो कुछ हो गया था वो हो चुका था। कौसर को उससे बदजन करने में ये काफी मावन था। चुनाचा मैंने खामोशी से ना सिर्फ बर्दाश्त कर लिया बल्कि खुद भी उसे भेंच लिया। फोना के होंठों की नरमी और हलावत ने जहन को भी किसी हद तक मुतासिर किया था, लेकिन फिर मैंने कौसर के दूर होते हुए कदमों की आवाज सुनी। फोना ने महसूस नहीं किया था। ओके फोना, आज मैं थक गया हूँ, इजाजत दोगी? अरे क्यों? फोना हैरत से बोली। बस बदन टूट रहा है। मैं समझ गई, फोना मुस्कुराते हुए बोली। क्या समझ गई? मैं चौंक कर बोला। तुम मुझ पर जबर क्यों करते हो डार्लिंग? फोना महमूर लहजे में बोली। क्या मतलब? मैंने तुम्हें कब रोका है? मैं समझा नहीं फोना, मैंने कहा और फोना ने दोनों बाजू फैला दिए। जब मुझे अपनी आगोश में तलब करो, मैं हाजिर हूँ। जब दिल मिल जाए तो फिर इज्तनाब क्या। आओ हम यहाँ से दूर चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। फोना, मैंने एक गहरी सांस लेकर होंठ पेंच लिए। डार्लिंग, तुम्हें मालूम है कि हम मशरकी लोग क्रैक होते हैं? क्या मतलब? फोना ताजुब से बोली। लेकिन अब कौसर चली गई थी और मुझे फोना की ज्यादा परवाह नहीं थी। चुनाचे मैंने अपना लहजा किसी हद तक खुश कर लिया। हमारे यहाँ औरत का एक म्यार है डियर फोना, कोई भी औरत इस हद तक ना गिरे कि औरत की हदूद से निकल जाए। फिर हमारे यहाँ की औरत ऐसी नहीं होती। क्या मतलब? मुझसे प्यार करो फोना, फाहशा ना बनो। ओ मगर आई एम सॉरी सरफराज, ये तो तुम्हारे आला किरदार की बात है ना? मैंने चहक कर कहा। हाँ, वो फंसी फंसी आवाजें बोली। उसे शायद बेइज्जती का एहसास हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। दरअसल हम लोग जिससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसे प्यार करते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। बस अब तुम जाओ फोना। और फोना की समझ में कुछ ना आया। बहरहाल उसने फरार हो जाने में ही आफियत समझी और वो वहां से चली गई। तब मैं तन्हा पत्थर पर बैठ गया था। बस दिल चाह रहा था कि तन्हाई में कुछ सोचूं, और उम्दा बात यह थी कि इस तरफ कोई ना आया था। यूं तो सोचने के लिए बहुत कुछ था। माजी पर निगाह डाली तो एक एक्शन कहानी मिलती थी जिसमें नशेब व फराज थे, हाल भी खूब था और मुस्तकबिल की सोच भी बड़ी ही सनसनी थी। मैं बेफिक्रा आदमी था। हाँ की फिक्र में पड़कर क्या करूंगा? मुझे उलझने नहीं पालनी चाहिए। कौन सा गम है, किस किस का गम है, मैं इन सब का क्या करूं? हाँ, कौसर को समझा दिया है, इससे आगे बढ़ेगी तो नुकसान उठाएगी और खुद जिम्मेदार होगी। मुझे इससे हमदर्दी है। मैं नवाब फिरोजुद्दीन के हुस्न हलाक का ममनून हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का
मिशन कुछ और है, और सिर्फ लड़कियों की दिलजोई के लिए मैं अफ्रीका नहीं आया था। पत्थर पर खामोश बैठा मैं काफी देर तक इन मामलात पर सोचता रहा, और फिर नींद आने लगी। तब मैं उठा और अपने ट्रेलर में जाकर लेट गया। वैसे आज ऊब रही थी। कमबख्त फोना की बेहयाई ने सोचने का मौका भी नहीं दिया था, लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ। अब कौसर के दिल से सारे शक व शुबहात निकल जाएंगे, मेरी पाकबाजी के सारे तिलिस्म टूट जाएंगे। मुझे यकीन था कि अब एक नई कौसर से मुलाकात होगी, जो पहले से कहीं ज्यादा तंदो तेज होगी,